यूपी में 10 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव के पहले योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमला तेज कर दिया है। हार्डकोर हिंदुत्व की लाइन पर आगे बढ़ रहे योगी आदित्यनाथ ने फिर कानपुर से समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार पर दंगे की साजिश रचने का आरोप लगाया, तो साथ ही ये भी कह दिया कि समाजवादी पार्टी की टोपी भले ही लाल हो, लेकिन इनके कारनामे काले हैं। ये समाजवादी पार्टी की पहचान है। अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। 3 दिन 3 बयान, तीखे अंदाज, आक्रामक जबान। 10 सीटों के उपचुनाव पर ध्यान, यूपी में हार्डकोर हिंदुत्व का उफान। पहले बटोगे तो कटोगे, फिर जिन्ना की आत्मा, और अब लाल टोपी कारनामे काले। मकसद ये कि लोकसभा चुनाव में जो जमीन खिसक गई है वो फिर से कैसे पाले। यूपी के 2 लड़कों ने जिन नारों के जरिए जनता का दिल जीता, इंडिया गठबंधन का नैरेटिव कैसे चुरा ले, जिन इल्जामों के कारण अयोध्या से पूरे यूपी तक बीजेपी की मिट्टी पलीद हुई, उन्हीं इल्जामों को विपक्ष पर कैसे चिपका दे। पहले दंगे होते थे, बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित नहीं थी, प्रदेश के अंदर कोई आना नहीं चाहता था, और जो नौजवान उत्तर प्रदेश के बाहर जाता था उसके सामने स्वयं पहचान का संकट खड़ा हुआ था। यह दृश्य देखना है तो सीसामऊ की जनता को उपचुनाव का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि गरीब की संपत्ति पर कैसे कब्जा किया जाता है, कैसे दंगे भड़काए जाते हैं। दंगे भी उस दिन भड़काने का साजिश होता है जिस दिन महामहिम राष्ट्रपति, जो इसी माटी के सपूत हैं, वे जब कानपुर की धरती पर आए थे, उस दिन कांग्रेस समाजवादी पार्टी का विधायक इसी सीसामऊ को, कानपुर को दंगों की आग में झोंकने का साजिश रचता है। लाल टोपी को पानी पी पी कर कोसने के बाद सीएम योगी की जुबानी तोप का मुंह कांग्रेस के जानिब मुड़ गया। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन लाल इमली के बंद होने का इल्जाम कांग्रेस पर चस्पा कर दिया। कांग्रेस को बेईमानों और भ्रष्टाचारों की पार्टी बता दिया। बहनों भाइयों, मैं भी आ रहा था, कार्यक्रम स्थल पर आ रहा था, और जैसे ही मैंने वित्त मंत्री से पूछा, हम दोनों एक ही गाड़ी में थे, मैंने कहा खन्ना जी आपने इस इमारत को देखा है, क्या है? खन्ना जी ने कहा हां, यही लाल इमली है। बहनों और भाइयों, कानपुर की लाल इमली जो कानपुर की पहचान बन चुकी थी, क्यों बंद हो गई? एक कांग्रेस के बेईमानी और भ्रष्टाचार का एक स्मारक बन चुका है। जहां यहां के नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिलना चाहिए था, हजारों लोगों के परिवारों का पेट पलता, आज वो इनके भ्रष्टाचार का एक स्मारक बन करके चिढ़ा रहा है। लोकसभा चुनावों को अगर 2027 के विधानसभा चुनाव का ट्रेलर समझे तो यूपी में बीजेपी की वापसी की राह बेहद कठिन है, और बीजेपी के साथ उसके सहयोगी भी इस आशंका के साथ अपने जातीय समीकरणों को बचाए रखने की चिंता में दुबले हुए जा रहे हैं। गाहे बगाहे अपनी ही सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, कभी बुलडोजर को सितमगर बता रहे हैं तो कभी आरक्षण में कटौती का इल्जाम लगा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की कश्मकश समझ से परे तो नहीं है, लेकिन विपक्ष तो ताली बजाने बैठा नहीं। तभी तो इधर योगी आदित्यनाथ का बयान आया और उधर इंडिया गठबंधन के सूरमाओं ने इसका लब्बो लुआब समझा दिया। जिन्ना की आत्मा किस में घुस गई है ये तो पूरा देश जानता है। आजादी के पहले जिन्ना की पार्टी के साथ किसने समझौता किया था और 3 राज्यों में सरकार बनाई थी? उस समय के आरएसएस और हिंदू महासभा के लोगों ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जो कि जिन्ना के साथ थे उस वक्त। तो दूसरी बात, जिन्ना की कब्र पर कौन गया था माथा टेकने के लिए? आडवाणी साहब गए थे। वो किस पार्टी के नेता हैं? भारतीय जनता पार्टी के। तो जिन्ना से तो बहुत पुराना लगाव भाजपाइयों का और इनके पुरखों का है। चुनाव परिणाम का इंतजार करना चाहिए। वो तो 80 की 80 सीटें ले रहे थे उत्तर प्रदेश में, 400 सीटें प्राप्त कर रहे थे, सब खोखला था, गिर पड़े वो औंधे मुंह। तो इसमें भी यही होना है, 10 सीट में एक आध शायद मिल जाए तो मिल जाए उनको, और न मिलने की कोई संभावना नहीं।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी बताए कि महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह वो किस दल में हैं। कुलदीप सेंगर जिनकी सदस्यता बलात्कार के आरोप में चली गई, वो किस दल में हैं। भाजपा के एक दूसरे विधायक जिनकी सदस्यता बलात्कार के आरोप में सजा होने पर चली गई, वो किस दल में हैं। चिन्मयानंद वो किस दल में हैं। बलात्कार के आरोपियों की सजा किस दल के लोगों ने माफ की है। और किसानों पे गाड़ी चढ़ाने वाले वो किस दल में हैं। बीएचयू के आरोपी वो किस दल में हैं। समाजवादी पार्टी पे आरोप लगा देने से भारतीय जनता पार्टी के न पाप छुप जाएंगे, न जन विरोधी काम छुप पाएंगे। लाल टोपी संघर्ष की निशानी है, लाल टोपी समाजवादियों की निशानी है। देखिए, विपक्ष के लोग दो मुहिया सांप की तरह बोलते हैं। जैसे यही विपक्ष के लोग कहते हैं कि बाई इलेक्शन सत्ता का चुनाव होता है, कि सत्ता पक्ष जीतता है। वो क्यों कहते हैं? जनता की भावना होती है कि अभी 2.5 साल समय है, अगर हम सरकार के खिलाफ वोट देंगे तो हमारा विकास नहीं होगा। जो विधायक चुना जाएगा वो विधायक यही कहेगा कि भाई हमारी सरकार नहीं है, हम कैसे विकास करें। तो जनता सब जानती है कि इस चुनाव से न सरकार गिरनी है न सरकार बननी है। तो जो सत्ता पक्ष में लोग हैं उनको वोट दे करके हम लोग अपने विकास की बात करें। ये विपक्ष भी, ये हक नहीं है, ये फर्ज है, ये कर्तव्य है। विपक्ष में हम हैं, हम ये मुद्दे अगर नहीं उठाएंगे तो जनता हमें माफ़ नहीं करेगी, जैसे अब जनता आपको माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि आप सरकार में हैं, फिर भी आप महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ कदम नहीं उठा पा रहे हैं। दरअसल बीजेपी नेताओं की ऐसी बयानबाजियां तब हो रही हैं जब संविधान, आरक्षण और जाति गणना के मुद्दे पर विपक्ष लगातार बीजेपी को घेर रहा है और बीजेपी के हिंदुत्व की राजनीति कमजोर होती दिख रही है। हाल ही में प्रयागराज में दलित सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जाति गणना की मांग दोहराई थी, तो लगे हाथ पीएम मोदी को ये भी कह दिया था कि अगर वो जाति गणना नहीं कराएंगे तो दूसरा प्रधानमंत्री आएगा जो जाति गणना कराएगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी राहुल की उस मांग पर अपनी चट्टानी एकता का इजहार कर दिया था। अगर कोई सोचे कि जाति जनगणना को रोका जा सकता है या 50% बैरियर को रोका जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूं वो सपने देख रहा है। ये होगा ही होगा, इसको रोका नहीं जा सकता है। ना जाति जनगणना रोकेगा, ना सोशो इकोनॉमिक सर्वे रोकेगा, ना इंस्टीट्यूशनल सर्वे रोकेगा, ना 50% का बैरियर रहेगा। ये तीन सारे के सारे उड़ेंगे। राजनीति का चक्र वहां पहुंच गया है कि हर दल आज जाति जनगणना की बात कर रहा है। मुझे याद है लोकसभा में दक्षिण भारत के समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी भी उसी रास्ते पे चलेगी। ये बात मैं पहली बार नहीं कह रहा हूं। आज से लगभग 1 साल पहले मैंने कहा था कि वो दिन आएगा जब भारतीय जनता पार्टी भी स्वीकार करेगी और जाति जनगणना के लिए आगे आएगी। अखिलेश यादव ने दावा किया कि वो दिन दूर नहीं जब जाति गणना की मांग खारिज करने वालों को जनता सियासत और सत्ता से खारिज कर देगी। जिन्हें राजनीति में बने रहना है उन्हें जाति गणना करानी होगी, पुरानी पेंशन योजना भी लौटानी होगी। हमें उम्मीद है आज नहीं कल जिस तरीके से जनगणना के लिए सब पक्ष एक हो रहा है, वैसे ही ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए भी सब लोग एक साथ हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी यू टर्न लेने वाली पार्टी बनने जा रही है। जाति गणना पे भी यू टर्न लेगी और ओपीएसपी पे यही यू टर्न होगा भारतीय जनता पार्टी का। लोकसभा चुनाव में 2 लड़कों की जोड़ी ने यूपी में संविधान और जाति गणना के मुद्दे पर बीजेपी को पटखनी दे दी। यूपी में बीजेपी समाजवादी पार्टी से भी पीछे रह गई। जिस राम मंदिर निर्माण के जरिए वो पूरे देश पर लंबे समय तक शासन करना चाहती थी, हिंदुत्व का मुद्दा अयोध्या में ही दम तोड़ गया। बीजेपी अयोध्या की सीट भी नहीं बचा पाई। जाहिर है बीजेपी नतीजों के बाद से लगातार बैकफुट पर दिख रही और अब राज्यों में चुनाव जीतने के लिए फिर से हार्डकोर हिंदुत्व की तरफ लौट रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।